Hello, dear creativians. How are you? I hope you are fine and safe at your home. Welcome you all in the history period. Today we are just going to study fourth part of the chapter number 2 from trade to territory. लेसन स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू. बेटा, आप में से कई बच्चे वीडियोस को देखते हैं लेकिन वो न तो उन्हें लाइक करते हैं न कमेंट करते हैं. बेटा, इन द गूगल क्लासरूम ऑल्सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. इसमें फैसिलिटी होती है जिसमें आप कमेंट कर सकते हैं, और जब आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि बहुत सारे बच्चे इन वीडियोस को देख रहे हैं. कमेंट करने से पता चल जाता है कि कितने बच्चों ने इस वीडियो को देखा. तो आप कमेंट में आज कुछ ना कुछ लिखेंगे इस वीडियो को देखने के बाद. और देखिए बेटा, आप इस चीज़ का वेट मत कीजिए कि कब आपकी रियल क्लासरूम शुरू होंगे. अभी आपको गूगल क्लासरूम में ही सीरियसली पढ़ना है, तो बेटा अदरवाइज देखिए इस चीज़ का कुछ पता नहीं है कि लॉकडाउन कब खुलेगा, आपके स्कूल कब तक शुरू हो जाएंगे. तो आपको जितना हो सके गूगल क्लासरूम के थ्रू ही स्टडी करनी है. और आपको ये नहीं समझना है कि ये सभी चीज़ें आगे चल के आपको वापस से पढ़ाई जाएंगी. आपको जितना हो सके अभी ही पढ़ाई करनी है. हो सकता है आपकी एग्जाम भी ऑनलाइन ही लेनी पड़े, हो सकता है आपको फर्स्ट यूनिट टेस्ट भी ऑनलाइन ही लेना पड़े. तो आपको इन वीडियोस को बड़ा ही सीरियसली देखना है. ठीक है बच्चों, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में इस वीडियोस में आपने क्या देखा, आपको कौन सी बात अच्छी लगी या कौन सी बात आपको समझ में नहीं आई, वो आपको कमेंट में लिखकर बताना है. ओके, चलिए वीडियोस को शुरू करते हैं. देखिए, इससे पहले वाले पार्ट में वी हैव स्टडीड एंग्लो मैसूर वॉर एंड बैटल ऑफ पानीपत एंड बैटल ऑफ प्लासी वी हैव स्टडीड. तो इस चैप्टर में आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंग्लो मराठा वॉर और सब्सिडियरी अलायंस के बारे में. ठीक है, शुरू करते हैं. एंग्लो मराठा वॉर. When the Anglo-Maratha were defeated in the Battle of Panipat, the third Peshwa Balaji Bajirao could not bear the defeat and died on 23 June 1761. After his death, his son Madhav Rao succeeded him. He was an able and efficient leader who maintained unity among his nobles and chief. तो आपको देखिए समझना ये है कि मराठास वर वेरी स्ट्रॉन्ग बिफोर 1761, यानी 1761 से पहले तक मराठाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत रही है. लेकिन जब बैटल होता है पानीपत वाला, तो जो कि थर्ड बैटल था पानीपत थर्ड, तो एक तो ये बैटल ऑफ पानीपत और अहमद शाह अब्दाली का जो मराठाओं के साथ में जो युद्ध होता है, इसमें भी मराठाओं की बहुत बुरी तरह से हार होती है. और उस समय जो पेशवा थे, यानी यहाँ के जो राजा थे बालाजी बाजीराव, वो इसको कुड नॉट बियर, यानी इसको सहन नहीं कर पाते और वो उनकी मृत्यु हो जाती है 1761 में. इनकी मृत्यु के बाद में माधव राव जो उनका पुत्र होता है वो राजा बनता है या पेशवा बनता है. वो एक एबल और एफिशिएंट लीडर था जिसने मराठाओं में बहुत अच्छी तरह से यूनिटी बनाए रखी और मराठा एम्पायर को बहुत ही आगे बढ़ाया. लेकिन इनकी मृत्यु के बाद में क्या होता है कि देखिए, ये इनके जो पुत्र होते हैं जिसका नाम होता है नारायण राव. ठीक है, आपको याद रखना है, माधव राव जब मर जाते हैं उनके बाद में उनके पुत्र होते हैं नारायण राव. वो गद्दी पर बैठते हैं. तो लेकिन जो माधव राव के भाई होते हैं जिसका नाम होता है रघुनाथ राव, वो भी ये चाहते थे कि वो भी गद्दी पर बैठे. तो यहीं से क्लैश शुरू होता है मराठा किंगडम में, और इस क्लैश का इंतजार कर रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. तो वो ये चाहता है कि इस क्लैश के बीच में वो पड़े. रघुनाथ राव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में हेल्प के लिए जाता है ना. तो वो नहीं चाहता कि नारायण राव जो है पेशवा बने. तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में रघुनाथ राव पहुंचता है तो ब्रिटिश लोग इसे एक मौके की तरह देखते हैं. वो देखते हैं कि अब हम इसमें मराठा किंगडम के बीच में पढ़ सकते हैं. तो इस तरह से वॉर स्टार्ट होते हैं. तो इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ दी एंग्लो मराठा वॉर. चलिए डिटेल के साथ में इसे पढ़ते हैं. द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर. देखिए, जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर था वो स्टार्ट होता है 1775.
1775 से चलकर 1782 के बीच में ये जाता है। इट वॉज द फर्स्ट ऑफ 3 एंग्लो मराठा वॉर फॉट बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मराठा एम्पायर। द वॉर बिगिन विद द ट्रीटी ऑफ सूरत। तो ट्रीटी ऑफ सूरत के साथ ये वॉर स्टार्ट होता है और एंड होता है ट्रीटी ऑफ सलवाई के साथ में। टोटल इसमें 4 ट्रीटीज होती हैं, आपको याद रखना है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में 4 ट्रीटीज होती हैं। पहली है जिसमें ट्रीटी ऑफ सूरत। तो ट्रीटी ऑफ सूरत क्या है? तो ट्रीटी ऑफ सूरत को आप समझ सकते हैं कि रघुनाथ राव जब हेल्प के लिए ब्रिटिश लोगों के पास जाता है तो ब्रिटिश लोग उससे एक ट्रीटी करते हैं जिसे हम ट्रीटी ऑफ सूरत के नाम से जानते हैं। इट वॉज हैपेंड इन 1775। तो ये 1775 में ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ सूरत। आपको ये याद रखना है ट्रीटी ऑफ सूरत के बारे में। तो इसके बाद में जब ये वॉर एंड होते हैं वो होते हैं 1782 में और एंड होता है विद द ट्रीटी ऑफ सालवाई। इसके बीच में 2 ट्रीटीज और आती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। देखिए, द ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल कंडेम्ड द ट्रीटी ऑफ सूरत सेंडिंग कर्नल अपटन टू पुणे टू एनल इट। अनल का मतलब होता है रद्द कर देना। देखिए, आप इसको इस तरह समझिए कि जो रघुनाथ राव के साथ में जो ट्रीटी ऑफ सूरत की थी वो की थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जो थी अंग्रेजों की बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इस एंग्लो मराठा वॉर में शुरुआत में ब्रिटिश लोगों के बीच में ही आपस में क्लैश रहा है। जो ट्रीटी ऑफ सूरत थी वो की थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने, लेकिन जो अंग्रेजों की कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी वो नहीं चाहती थी कि जो ब्रिटिश सेना है वो मराठाओं के बीच में पड़े या कोई युद्ध में पार्टिसिपेट करे, क्योंकि उस समय ब्रिटिशों का ऑलरेडी युद्ध चल रहा था मैसूर के साथ में। तो वो नहीं चाहते थे कि 2 युद्धों में वो अंग्रेजों की जो सेना थी वो एंगेज हो जाए, इससे अंग्रेज हार सकते थे बुरी तरह से। इसलिए जब बॉम्बे गवर्नमेंट ने ट्रीटी ऑफ सूरत की तो जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी उसने कर्नल अपटन नाम के एक ऑफिसर को भेजा पुणे यानी महाराष्ट्र में भेजा और क्या किया, जो सूरत वाली संधि थी उसे अनल कर दिया यानी कि उसे रद्द कर दिया और एक न्यू ट्रीटी की विद द रीजेंसी। यानी कि रीजेंसी का मतलब होता है राज्य के प्रतिनिधि। तो जो महाराष्ट्र के प्रतिनिधि थे राज्य के, उनके साथ में एक नई ट्रीटी की, द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो ये नई ट्रीटी का नाम था द ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ये साइन हुई थी 1776 में। ठीक है, सूरत की हुई थी 1775 में और ये हुई थी 1776 में। तो इस तरह से आपको ये ट्रीटीज दोनों याद रखनी है कि पहली वाली कौन सी थी, ट्रीटी ऑफ सूरत थी, उसको रद्द किया तो नई ट्रीटी हुई पुरंदर वाली। तो रघुनाथ राव वाज पेंशनड एंड हिज कॉज अबेंडन्ड। यानी कि देखिए, उनके जो राइट्स थे, रघुनाथ राव के जो राइट्स थे उनको तो अबेंडन कर दिया यानी कैंसिल कर दिया गया। उनकी पेंशन जरूर स्टार्ट कर दी रघुनाथ राव को। इसमें सिर्फ इतनी हेल्प मिली कि उनको पेंशन स्टार्ट कर दी गई। बट द रेवेन्यूज ऑफ सलसत्ते एंड ब्रॉच, ये सलसत्ते और ब्रॉच जो थे 2 जगह थी, डिस्ट्रिक्ट्स थी, उनके जो रेवेन्यू थे वो रघुनाथ राव को ही मिलेंगे। इस तरह का इसमें एक अनुबंध या नियम साइन हुआ, रिटेन्ड बाय द ब्रिटिशर। द बॉम्बे गवर्नमेंट रिजेक्टेड दिस न्यू ट्रीटी एंड गेव रिफ्यूज टू रघुनाथ राव। लेकिन बॉम्बे गवर्नमेंट जो थी वो इस चीज के लिए राजी नहीं थी, क्योंकि बॉम्बे गवर्नमेंट ने सूरत वाली संधि की थी, कलकत्ता वाली ने उसे कैंसिल कर दिया था। तो बॉम्बे गवर्नमेंट जाती है वापस से ब्रिटिश काउंसिल में और वहां पर जाके ये केस एक तरह से जुडिशरी में जाता है, तो जहां पर बॉम्बे गवर्नमेंट को वापस से जीत मिलती है। तो मतलब जो केस जब ये जाता है कोर्ट में, तो कोर्ट से यह फैसला आता है कि बॉम्बे गवर्नमेंट ने जो सूरत वाली संधि की थी वो उसको कंटिन्यू कर सकती है। तो देखिए, इसमें रघुनाथ राव को हेल्प करती है फिर बॉम्बे गवर्नमेंट, यानी पुरंदर की संधि के बाद में। तो देखिए, वापस से यही बातें समझाई गई है। द ब्रिटिश प्रॉमिस टू हेल्प रघुनाथ राव एंड प्रोवाइडेड हिम 2500 सोल्जर। तो ब्रिटिश लोग क्या करते हैं, रघुनाथ राव को हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बॉम्बे गवर्नमेंट वापस से हेल्प करती है और 2500 सोल्जर्स की आर्मी उसे देती है। द कंबाइंड आर्मीज ऑफ इंग्लिश एंड रघुनाथ राव अटैक द पेशवा। और आखिर में क्या हो जाता है, रघुनाथ राव अंग्रेजों के साथ मिलकर पेशवा पर हमला कर देते हैं। और उस समय पेशवा कौन होता है, नारायण राव। दे वन द ट्रीटी ऑफ सूरत The Treaty of Surat was signed on 6 March 1775 but was not approved by the British Calcutta Council। ये बात मैंने अभी ऊपर समझाई थी आपको। पहले ट्रीटी ऑफ सूरत की जाती है लेकिन बाद में उसे कलकत्ता काउंसिल के द्वारा
कैंसिल कर दिया जाता है और ट्रीटी एनल्ड इट मीन्स रद्द कर दी जाती है। कर्नल अपटन का नाम इसमें आया है, ऊपर भी आया हुआ है। इन विच द सुप्रीमेसी ऑफ रघुनाथ वाज रिनाउंस्ड, यानी देखिए जब ये ट्रीटी कैंसिल होती है तो रघुनाथ राव की जो सुप्रीमेसी सर्वोच्चता होती है वह रद्द कर दी जाती है। एंड ही वाज प्रॉमिस्ड ओनली अ पेंशन, तो इस तरह से उसे सिर्फ पेंशन दी जाती है। दिस वाज rejected by the Bombay government who gave refuse to Raghunath Rao. In 1777, Nana Fadnis granted the French a port on the west coast, much against the treaty with the Calcutta Council. As a result, the British and the Maratha armies met at Vadgaon on the outskirts of Pune. तो देखिए बाद में चल के क्या होता है, देखिए पहले सूरत वाली संधि होती है, फिर उसे कैंसिल करके पुरंदर की संधि की जाती है जिसमें रघुनाथ राव को सिर्फ पेंशन दी जाती है। इसके बाद में भी बॉम्बे गवर्नमेंट वापस से रघुनाथ राव की हेल्प करती है और उनके बीच में युद्ध होता है, यानी कि पेशवाओं के साथ युद्ध किया जाता है। तो इसमें जो है बड़गांव की संधि होती है जिसमें ब्रिटिश लोग हार जाते हैं, बड़गांव की संधि की जाती है। इसके बाद में इसमें फर्स्ट में ही एक लास्ट संधि होती है जिसे हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ सालबाई, जो इसमें दी गई है 1782, आपको याद रखना है 1782, तो ये संधि होती है 1782 में, ठीक है। और इस संधि में भी ब्रिटिश लोग हार जाते हैं और आपको याद रखना है 1782 में ये जो संधि होती है ट्रीटी ऑफ सालबाई, इसमें मेन कंडीशन होती है कि ब्रिटिश लोग 20 ईयर्स तक बिल्कुल भी पेशवाओं के बीच में बोलेंगे नहीं, कोई युद्ध नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए 1782 से आप 20 ईयर्स काउंट करें तो जाता है अपना 1803 तक। तो इस तरह से जो ट्रीटी होती है कौन सी वाली, सालबाई की, इसमें यह तय होता है कि 20 साल तक नहीं लड़ेंगे। तो इसके बाद में 20 साल के बाद में 1803 से और 1805 के बीच में ये युद्ध होता है, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। तो देखिए इसमें क्या होता है, द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर वाज सेकंड वॉर फॉट बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द मराठा एम्पायर बिटवीन 1803 एंड 1805 इन सेंट्रल इंडिया। द मेन कॉज ऑफ द सेकंड मराठा, देखिए इसका जो मेन कॉज था उसको आपको याद रखना है कि इसमें जो मेन कॉज होता है वो क्या होता है, ड्यू टू द डिफीट ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड बाय द होलकर्स। देखिए होलकर्स जो होते हैं वो बाजीराव के ऊपर, बाजीराव सेकंड है ये, क्योंकि फर्स्ट वाला की तो मृत्यु जाती है, आपको बताया था। तो उस समय जो पेशवा होते हैं वो होते हैं बाजीराव सेकंड, जिन पर होलकर ब्रदर्स जो है उन पर आक्रमण कर देते हैं, वन ऑफ द प्रोमिनेंट मराठा क्लान। ये होलकर्स जो होते हैं वो भी मराठा क्लान से संबंधित व्यक्ति होते हैं जो इन पर हमला करते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ विच ही एक्सेप्टेड ब्रिटिश प्रोटेक्शन बाय साइनिंग द ट्रीटी ऑफ बेसिन। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ब्रिटिश लोगों के पास में खुद जाते हैं, कौन, बाजीराव सेकंड, क्योंकि युद्ध हो जाता है इनका किससे, होलकर्स से। तो ये मदद के लिए जाते हैं दिसंबर 1802 में। तो यहाँ पर 1802 है, आपको ये याद रखना है। 1802 से तो पहले जो संधि होती है सालबाई की वो होती है 1782 में, उससे 20 ईयर्स के बाद में। तो यहाँ से ये चीजें शुरू होती है। द अदर मराठा रूलर सच एज ग्वालियर सिंधिया रूलर एंड भोसले रूलर ऑफ नागपुर एंड बरार डिड नॉट एक्सेप्ट दिस एंड दे वांटेड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। एज ए रिजल्ट द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर ब्रोक आउट इन द सेंट्रल इंडिया इन 1803। तो देखिए, तो आपको इससे क्या समझ में आया कि 1802 में ये ट्रीटी ऑफ बेसिन इसमें इम्पोर्टेंट है, जिसमें बाजीराव की हेल्प करते हैं कौन, ब्रिटिशर्स। और इस तरह से युद्ध होता है, इसमें होलकर्स के साथ देते हैं कौन, जो ग्वालियर के सिंधिया और भोसले रूलर ऑफ नागपुर एंड बरार, ये सब साथ देते हैं। तो ब्रिटिश लोगों का विद बाजीराव सेकंड इनके साथ युद्ध होता है, ग्वालियर के सिंधिया और नागपुर के भोसले रूलर्स के साथ में। तो इस तरह से युद्ध होता है और 1803 तक ये युद्ध चलता है। आइए पढ़ते हैं द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 से लेके 1818 के बीच में। देखिए सिर्फ फर्स्ट वाला जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप उसे वापस से देखकर पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये सेकंड वाले में कुछ नहीं है, सिर्फ 1803 और
1805 जो लिखा हुआ है, आप 1802 और याद रखें, 1802 से लेकर 3 के बीच में ये युद्ध हुआ। ट्रीटी ऑफ बेसिन इसमें हुई थी, आपको याद रखना था। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 से लेकर 1818 वाज द फाइनल एंड डिसिसिव कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, तो ये थर्ड वाला जो है डिसिसिव था, क्योंकि इसके बाद में कोई और युद्ध होता नहीं है। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी EIC एंड द मराठा एम्पायर इन इंडिया। द वॉर लेफ्ट द कंपनी इन कंट्रोल ऑफ मोस्ट ऑफ इंडिया। इस वॉर के बाद में जो थर्ड बैटल है उसके बाद में मोस्टली इंडिया पर ब्रिटिश लोगों का अधिकार हो जाता है। इट बिगेन विद एन इन्वेजन ऑफ द मराठा टेरिटरी बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रूप्स। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रूप्स होते हैं, जो सेना की टुकड़ी होती है, वो आक्रमण कर देती है। लार्जेस्ट सच एज द ब्रिटिश कंट्रोल फोर्स मैसेज इन इंडिया, द ट्रूप्स वर लेड बाय द गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स। तो आपको ये गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स का नाम जरूर याद रखना है। इनटू रिलेशन टू वारेन हेस्टिंग्स, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, सपोर्टेड बाय अ फोर्स अंडर जनरल थॉमस स्लॉप। तो थॉमस स्लॉप इनकी मदद करते हैं। ऑपरेशंस बिगेन अगेंस्ट द पिंडारीज, अ बैंड ऑफ मुस्लिम मर्चेंटरीज एंड मराठास फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया। तो पिंडारीज का आपने नाम भी सुना होगा, ये योद्धा थे पिंडारीज, ए बैंड ऑफ मुस्लिम मर्चेंटरीज एंड मराठास फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। तो आप इस तरह देखिए, मर्सनरीज क्या चीज है। मर्सनरीज का मतलब ऐसे होता है आतंकवादी, या आप कह सकते हैं उस समय आपको ये समझना है कि देखिए मराठा लोग वापस से शक्तियां प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पिंडारीज, एक ग्रुप होता है पिंडारीज, या आतंकवादी थे, एक तरह से योद्धा ही थे उस समय, इनकी वो हेल्प लेते हैं। मराठा लोग पिंडारीज की हेल्प लेते हैं और इसमें ब्रिटिश लोगों के खिलाफ वो पिंडारीज और मराठा दोनों एक साथ हमला करते हैं, लेकिन फिर भी युद्ध में हार होती है मराठा और पिंडारीज की। तो देखिए इसमें फाइनली बताया गया कि 2 मेन कॉजेज थे जो जिससे थर्ड वॉर होता है। तो इसमें पहला था द ग्रोइंग डिजायर ऑफ मराठास टू गेट बैक देयर लॉस्ट टेरिटरीज एंड एक्सेसिव कंट्रोल ओवर द मराठा नोबल्स एंड चीफ बाय द ब्रिटिशर्स। तो एक तो ये था कि मराठा लोग वापस से शक्तियां प्राप्त करना चाहते थे, इस कारण युद्ध हुआ था। दूसरा है कि जो एक्सेसिव कंट्रोल था, जो ब्रिटिश लोग कंट्रोल कर रहे थे किसको, मराठास को, चीफ और उनके जो नॉवल्स थे, यानी मराठा लोग अपनी चलाते थे या पपेट गवर्नमेंट की तरह उन्हें चलाना चाहते थे, उससे वो मराठा लोग नाराज थे। तो इस तरह से ये युद्ध का कारण बनता है। दिस वॉर टुक प्लेस इन महाराष्ट्र इन नेबरिंग एरियाज इन द ईयर 1817 to 1818। तो आपको बस इसमें ये याद रखना है कि पिंडारीज का नाम किससे जुड़ा हुआ है, थर्ड बैटल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से युद्ध होता है। देखिए इसके बाद में नीचे वही चीज बताई हुई है जो अपने पिछली लास्ट वीडियोस में हमने देखा था, तो इसलिए कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं सब्सिडियरी अलायंसेस के बारे में। तो सब्सिडियरी अलायंस के मतलब होता है, देखिए जो ब्रिटिश लोगों ने अपने भारतीय राज्यों के साथ में संधियां की थी उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहले उनके साथ में संधियां होती है, उसके बाद में सभी राज्यों को वो एनग्रेव करने लगते हैं, यानी कि हड़पना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए सब्सिडियरी अलायंस के बारे में पढ़ते हैं। इन सब्सिडियरी अलायंसेस प्रिंसली रूलर्स वर नॉट अलाउड टू मेक एनी नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब है यहाँ पर समझौता। तो जब किसी सब्सिडियरी अलायंस होता था किसी राज्य के साथ में, तो वो प्रिंसली रूलर कहलाते थे। राजा को प्रिंस कहा जाता था, यानी राजा राजा नहीं रहता था, वो प्रिंस बन जाता था। और जिस राज्य के साथ ट्रीटी होती थी वो दूसरे राज्यों के साथ, बहराज दूसरे राज्यों के साथ किसी प्रकार की कोई भी संधि या समझौता अंग्रेजों से पूछे बिना नहीं कर पाते थे। दे वर ऑल्सो नॉट अलाउड टू हैव एन इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेज, और उनको कोई स्वतंत्र आर्मी रखने का अधिकार भी नहीं होता था। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी बट हैड टू पे फॉर द सब्सिडियरी फोर्सेज दैट द कंपनी वाज टू मेंटेन फॉर प्रोटेक्शन। तो उनको क्या होता था, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही प्रोटेक्शन लेना होता था, और उनको इसके लिए सब्सिडियरी फोर्सेस को पे भी करना पड़ता था। यानी ब्रिटिश लोग ही उनकी सेना होगी और उस सेना की जो मदद होगी उसके बदले में उन्हें ब्रिटिश सेना को कुछ पे भी करना पड़ेगा। खुद वो सेना रखेंगे नहीं, ब्रिटिश लोगों से ही हेल्प लेंगे और उस हेल्प के बदले में उन्हें कुछ पैसे भी देने होंगे। इफ इंडियन रूलर फेल्ड टू मेक द पेमेंट, यदि इंडियन रूलर्स पेमेंट नहीं दे पाते थे उस सेना को, तो पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वाज टेकन अवे एज पेनल्टी। तो पेनल्टी के रूप में उनके राज्यों के कुछ हिस्सों को ही हड़प लिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल द नवाब रूलर ऑफ अवध वाज फोर्स्ड टू गिव over half of the territory to the company in 1801. Reason provided by the British officer
वाज माल एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए इस तरह से बताया गया है कि जैसे अवध के जो रूलर थे उनको भी उन्होंने इसी तरह से उनके जो हाफ उनका राज्य था उसे हड़प लिया था और उनके ऊपर इल्जाम लगाया था माल एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी कि कुप्रबंधन का, यानी खराब, आपको प्रबंध करना नहीं आता, आपको राज्य चलाना नहीं आता। हैदराबाद वाज ऑल्सो फोर्स्ड टू सीड टेरिटरीज ऑन सिमिलर काउंट। तो हैदराबाद की टेरिटरीज को भी इसी तरह से सीज कर लिया गया था और हड़प लिया गया था। तो इस तरह से ये घटनाएं होती है। चलिए आगे चलते हैं। बाय द लेट 18th century द पावर ऑफ मराठास empire had weakened and the Indian subcontinent was left with a great number of states, most small and weak. Many rulers accepted the offer of protection by बेलेजली। देखिए मेनली ये जो सब्सिडियरी अलायंसेस की गई थी वो लॉर्ड बेलेजली के द्वारा की गई थी। एज इट गिव देम सिक्योरिटी, तो उन्होंने अंग्रेजों ने इसको इस तरह से ऑफर बनाकर पेश किया कि ज़्यादातर जो रूलर्स थे उन्होंने इस प्रोटेक्शन वाले जो ऑफर को स्वीकार कर लिया कि हम आपके प्रोटेक्ट करेंगे। द अलायंसेस एंड फोर्स अपॉन रूलर्स सो देयर टेरिटरीज कुड बी एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिशर्स। तो इस तरह से इन राज्यों को इस तरह से फोर्स किया गया कि अंग्रेज जो है इनकी टेरिटरीज को एनेक्स कर सके, यानी कि हड़प सके। तो एन इंडियन रूलर एंटरिंग इनटू सब्सिडियरी अलायंस with the British would accept British forces within his territory and to pay for their maintenance। तो इस संधि का मतलब क्या था? जैसे कोई भी राज्य इस संधि को यदि करता था तो उसका पहला मतलब था कि वह राजा जो है अंग्रेजों की सेना को अपने राज्य में अलाउ करता है, एक तो एक्सेप्ट कर लेता है ब्रिटिश सेना को, दूसरी बात उसे मदद के लिए पे भी करना होगा, यानी अंग्रेजों की सेना ही उसकी मदद करेगी और उसके लिए उसे पेमेंट भी करना होगा। और पेमेंट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, उसके राज्य में से कुछ टेरिटरी को अंग्रेज लोग जो है हड़प लेंगे। तो इस तरह से एक तो ये बात होती है। दूसरी इस संधि कंडीशन थी कि द रूलर वुड एक्सेप्ट ब्रिटिश ऑफिशियल रेसिडेंस इन हिज स्टेट। दूसरी बात थी कि एक ब्रिटिश ऑफिसर हमेशा के लिए उस स्टेट में रहेगा। तो देखिए पॉलिटिकल भी इंटरफेरेंस करने का मौका मिलता था इस संधि से। तो इस तरह से ये चीजें हुआ करती थी। चलिए आगे चलते हैं। द रूलर हु एंटर्ड, तो ये संधि की जो कंडीशन थी उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। द रूलर हु एंटर्ड इनटू सब्सिडियरी अलायंस वुड नॉट जॉइन एनी अलायंस विद एनी अदर पावर और डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट एनी पावर विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो इस संधि का मतलब क्या था कि जिस राज्य ने अंग्रेजों के साथ ये संधि कर ली वो किसी और पावर के साथ में कोई संधि नहीं करेंगे बिना परमिशन के ब्रिटिशर्स की। द रूलर वुड डिसमिस एनी यूरोपियन अदर देन ब्रिटिश एंड अवॉइड एम्प्लॉइंग न्यू वंस, यानी राजा जो होगा सब्सिडियरी अलायंस का जो राजा होगा वो किसी भी दूसरे यूरोपियंस के साथ में, क्योंकि देखो वहाँ उस समय पुर्तगीज, डच, फ्रांसीसी और भी लोग थे इंडिया में, तो ब्रिटिशर नहीं चाहते थे कि कोई भी राजा उन्हें सपोर्ट करे, तो दूसरी यूरोपियन कंपनीज को सपोर्ट नहीं कर सकता। द रूलर वुड लेट द ब्रिटिशर रूल ऑन एनी कन्फ्लिक्ट विद एनी अदर स्टेट। तो रूलर यानी राजा जो होगा वुड लेट द ब्रिटिश रूल ऑन एनी कन्फ्लिक्ट विद एनी अदर स्टेट, यानी कि किसी भी कन्फ्लिक्ट राज्य किसी हिस्से में कन्फ्लिक्ट होने पर ब्रिटिश लोगों को वो अलाउ कर देगा किस पर, कि वो स्टेट पर रूल कर सके। द अदर वुड एक्नॉलेज द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द पैरामाउंट पावर इन इंडिया, यानी कि द रूलर वुड एक्नॉलेज, इसका देखिए पैरामाउंट का मतलब है सर्वोच्च होना, यानी कि जो रूलर होगा वो एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को ही सर्वोच्च मानेगा। द रूलर वुड हैव हिज स्टेट बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर्स एंड इंटरनल डिसऑर्डर्स। तो जो रूलर होगा वो स्टेट को प्रोटेक्ट करवा सकता था कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्सटर्नल डेंजर होने पर या इंटरनल, यानी राज्य में इंटरनल भी कोई भी डिसऑर्डर होता या एक्सटर्नल इन्वेजन होता, उन दोनों ही कंडीशंस में वह राजा जो है अंग्रेजों से हेल्प ले सकता था। इफ द रूलर फेल्ड टू मेक द पेमेंट दैट वर रिक्वायर्ड बाय द अलायंस, पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वुड बी टेकन अवे एज अ पेनल्टी दैट वी ऑलरेडी स्टडीड, कि उसके पार्ट को वो ले सकते थे यदि वो राजा पेमेंट करने में फेल होता। चलिए अब बात करते हैं एनेक्सेशन ऑफ territories. Annexation occurs when one state claims sovereignty over a territories.
देखिए एनेक्सेशन कब होता है, जब एक स्टेट यानी कि एक राज्य जो होता है वो दूसरे राज्य पर अपनी सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता प्रदर्शित करता है, यानी उसको अपने कब्जे में लेकर उस पर अपनी मर्जी चलाता है। एंड दैट क्लेम रिकॉग्नाइज्ड, और वो जो क्लेम करता है कि ये जो राज्य है ये मेरी टेरिटरीज है, ये जो है रिकॉग्नाइज्ड होता है, यानी सभी के लोगों के द्वारा प्रतिष्ठित होता है, जाना माना होता है। यानी कि एक तरह से सार्वजनिक रूप से अनाउंसमेंट होता है कि ये जो टेरिटरीज है अब से इस दूसरे राज्य के अंडर आती है। दिस मेक्स इट डिफरेंट देन अ फॉर्मल ट्रीटी दैट ट्रांसफर टेरिटरी फ्रॉम स्टेट टू अनदर। तो ये जो अनेक्सेशन ऑफ टेरिटरीज ये फॉर्मल ट्रीटी से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें एक जो स्टेट होती है वो दूसरे स्टेट को ट्रांसफर कर दी जाती है। ब्रिटिश टू क्रिएट देयर डोमिनेंस ओवर इंडिया एनेक्स्ड मैनी टेरिटरीज ईदर थ्रू वॉर और डिफरेंट एक्ट। तो देखिए ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में कई राज्यों पर अपने कब्जे किए हैं, चाहे वो वॉर के द्वारा किए हो या डिफरेंट टाइप के एक्ट लगाकर यानी कानूनों के द्वारा उसे अपने कब्जे में किया हो। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरीज में सिंध का एनेक्सेशन। चलिए बात करते हैं सिंध के बारे में। देखिए सिंध जो है आज सिचुएटेड है पाकिस्तान में, तो ये इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि सिंध का एनेक्सेशन कैसे ब्रिटिश लोग करते हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। British and Bengal presidency forces under General Charles James Napier arrived Sindh in the mid 19th century। देखिए 19th सेंचुरी में पहली बार ब्रिटिश लोग अपनी बंगाल और ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के द्वारा, जिसमें जनरल चार्ल्स जेम्स नेपियर ये इसका नेतृत्व करते हैं, पूरी सेना का नेतृत्व करते हैं, लीड करते हैं चार्ल्स नेपियर। देखिए उस समय सिंध जो है भारत का एक तरह से हिस्सा होकर भी अलग था, क्योंकि यहाँ पर अमीरों का शासन था। अमीर इसका मतलब रिच पीपल से नहीं है। अमीर एक अरबी शब्द है जिसमें अमीर शब्द का मतलब है एक फेमस लीडर, या आप कह सकते हैं जैसे कि लखनऊ में नवाब हुआ करते थे, इसी तरह से सिंध में अमीर हुआ करते थे। तो देखिए 19th सेंचुरी में चार्ल्स जेम्स नेपियर यहाँ पर आक्रमण कर देते हैं 19th सेंचुरी में, और कंक्यूड सिंध इन फरवरी 1843, और फरवरी 1843 में इसको कंक्यूड कर लेते हैं, यानी इस पर कब्जा कर लेते हैं एक प्रकार से। द बलूच, यहाँ पर लिखा हुआ है बलूच कोएलिशंस लेड बाय तालपुर अंडर मीर नासिर खान। देखिए तो मीर नासिर खान कौन थे? मीर नासिर खान वाज द लास्ट अमीर ऑफ तालपुर सिंध, इट मीन्स। तो तालपुर से मीर नासिर खान जो थे वो सेना को लीड कर रहे थे। तो इन्होंने जब ब्रिटिश लोगों के खिलाफ युद्ध लड़ा तो ही वाज डिफीटेड एट द बैटल ऑफ मियामी। तो जो मियामी बैटल थी, बैटल ऑफ मियामी, ये इनके द्वारा लड़ी गई थी, लेकिन इसमें इनकी हार हुई। ड्यूरिंग विच 5000 तालपुर बलूच वर किल्ड। देखिए तो तालपुर के जो बलूची लोग थे, देखिए इसमें सिंध में बलूचिस्तान भी इसी में ही आता है, तो बलूची लोग जो है 5000 बलूची लोग इस युद्ध में मारे गए। शॉर्टली आफ्टरवर्ड होशू सीदी। देखिए होशू सीदी कौन है? होशू सीदी सिंध की तालपुर सेना के सर्वोच्च कमांडर थे, जो कमांडेड अनदर आर्मी एट बैटल ऑफ डिब्बो। तो डिब्बो बैटल में ये भी हार गए, जिसमें 5000 बलूची लोग मारे गए थे। द फर्स्ट आगा खान। देखिए अब ये थोड़ा सा अलग चीज़ आ रही है यहाँ से। द फर्स्ट आगा खान, तो आगा खान कौन है? आगा खान जो है शिया मुस्लिमों के आध्यात्मिक नेता थे, जो ईरान में कैमरान नाम के स्थान पर एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में कार्य किया करते थे। लेकिन देखिए इनके साथ क्या होता है, इनके साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया जाता है राजा के द्वारा, वहाँ के राजा के द्वारा, जिससे इन्हें फील होता है कि इनकी जो रेस्पेक्ट है उसमें कमी आई। तो ये राजा के खिलाफ ही वहाँ पर प्रतिरोध करते हैं, विरोध करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इनको भी राजा के गुस्से का भाजन बनना पड़ता है, और ये वहाँ से ईरान से भाग कर आ जाते हैं इंडिया में। तो ये जो पर्सिया लिखा हुआ है, तो पर्सिया मतलब ईरान, ये समझ सकते हैं आप। लुकिंग फॉर ए फुटहोल्ड इन इंडिया, ब्रिटिश राज हेल्प द ब्रिटिशर इन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। तो यहाँ पर आकर ये ब्रिटिश लोगों की हेल्प करते हैं
यानी ब्रिटिश लोगों ने जो सिंध पर आक्रमण किया उसमें इन्हें फर्स्ट आगा खान जो कि पर्सिया या ईरान के प्रशासक रहे थे उन्होंने भी हेल्प की थी। एज ए रिजल्ट ही वाज ग्रांटेड लाइफ टाइम पेंशन। तो इस तरह से अंग्रेज खुश होकर इन्हें लाइफ टाइम पेंशन एज ए रिवार्ड देते हैं। अब ब्रिटिश जर्नल बाय थॉमस पोस्टन मेंशन, देखिए थॉमस पोस्टन नाम के एक पत्रकार ने ब्रिटिश पत्रिका में, जर्नल यानी पत्रिका में लिखा है दैट कैप्टिव सिंधी अमीर, ठीक है, कैप्टिव का मतलब है यहाँ पर बंदी से, यानी जो कैदी कर लिए गए थे सिंधी अमीर लोग जो शासक थे वहाँ के, द अमीर बीइंग अ प्रिजनर टू हे मैजेस्टी, यानी कि हे मैजेस्टी मतलब अंग्रेजों के जो मेन सरकार थी यहाँ पर जो मुख्य लीडर्स थे उसके लिए मैजेस्टी शब्द का प्रयोग किया गया। दे आर मेंटेन अ स्ट्रिक्ट सेलेक्शन, तो देखिए स्ट्रिक्ट सेक्लूजन का मतलब है एकांत में इन्हें रखा जाता था, यानी कि जब इन्हें कैद किया गया तो बड़े एकांत में इन्हें रखा जाता था। तो इस तरह से तो जब ये एकांत में और कैद में इन्हें रखा जाता था तो ये ब्रोकन हार्टेड और मिसरेबल मैन, यानी कि बड़े दुखी और टूटे हुए दिलों के हो गए। इस तरह से बताया गया कि देखिए कैसे सिंध के अमीरों के साथ में अंग्रेजों ने बड़ा दुर्व्यवहार किया, इसी के बारे में बताया गया है। मेंटेनिंग मच ऑफ द डिग्निटी ऑफ द फॉलन ग्रेटनेस, देखिए फॉलन ग्रेटनेस का मतलब भी यहाँ पर है गिरती हुई महानता से, यानी उनकी महानता गिर जाती है विदाउट एनी क्वेरलिस, तो इसका क्वेरलिस मतलब है लगातार विलाप करना या रोना, यानी वो हमेशा दुखी रहते थे, विलाप करते थे। और एंग्री कंप्लेनिंग एट दैट अनलिवेबल, देखिए अनलिवेबल यानी कि रहने के भी अयोग्य चीज़ें थी वहाँ पर, सोर्स ऑफ सोरो एंड रिफ्यूजिंग टू बी कम्फर्टेड, लेकिन अंग्रेजों ने कंफर्ट कराने से यानी उनके दुखों को दूर करने से रिफ्यूज कर दिया। विद इन वीक्स चार्ल्स नेपियर एंड हिज फोर्सेज ऑक्यूपाइड सिंध, यानी लगभग एक सप्ताह का समय लगा और ब्रिटिश लोगों ने सिंध पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। आफ्टर 1853 ब्रिटिश डिवाइडेड सिंध इनटू डिस्ट्रिक्ट्स एंड लेटर मेड इट पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बाद में सिंध को ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बनाया गया और बाद में उसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अकॉर्डिंग ब्रिटिश इंडिया में शामिल कर लिया गया। चलिए अब पढ़ते हैं पंजाब का एनेक्सेशन, कैसे पंजाब का एनेक्सेशन होता है। इन 1858 अंडर द टर्म ऑफ क्वींस प्रोक्लेमेशन, यानी देखिए प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है उद्घोषणा, इशूड बाय क्वीन विक्टोरिया, द पंजाब along with the rest of ब्रिटिश इंडिया, यानी कि देखिए जब क्वीन एलिजाबेथ का प्रोक्लेमेशन होता है, उद्घोषणा होती है, उस समय जो है ब्रिटिश इंडिया में इसको शामिल कर लिया जाता है। पंजाब के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, कैसे महाराजा रणजीत सिंह से इन्हें छीना गया था। केम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, इस तरह से ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट रूल में इंडिया आ जाता है। दिल्ली वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस टू द पंजाब इन, तो दिल्ली को भी देखिए दिल्ली में जब 1857 का रिवोल्ट होता है तो दिल्ली की पब्लिक जो होती है वो मुगल राजा का साथ देती है, बहादुर शाह जफर का, इसलिए उसे सजा के रूप में, एक पनिशमेंट के रूप में दिल्ली को नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस यानी कि प्रांत, नॉर्थ वेस्टर्न प्रांत ने मानते हुए इसे पंजाब में शामिल कर दिया जाता है 1859 में। और द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक एक्शन पार्टली टू, तो देखिए पार्टली टू पनिश, इस बात से आप समझ सकते हैं कि कुछ हद तक उन्हें पनिश करने के लिए द सिटी फॉर द इम्पोर्टेंट रोल दैट द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह सेकंड एंड द सिटी एज अ होल फ्लेड इन 1857 रेबेलियन। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं 1857 रेबेलियन का बदला लेते हुए अंग्रेजों ने इस प्रकार पंजाब को अपने कब्जे में ले लिया। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कैसे एनेक्सेशन हुआ अवध का। देखिए सबसे पहले आप समझे जनरल नॉलेज कि अवध क्या चीज़ है। अवध एक राज्य हुआ करता था और इसकी राजधानी हुआ करती थी फैजाबाद। अवध शब्द आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, भगवान राम की नगरी, वहाँ से इसको लिया गया। तो देखिए ये बहुत पुराने समय से ही अवध जो है अंग्रेजों ने एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। इट वाज अ बफर स्टेट। देखिए बफर स्टेट का मतलब समझिए आप, जब दो दुश्मन राज्यों के बीच में एक न्यूट्रल कोई राज्य होता है उसे हम कहते हैं बफर स्टेट। तो यहाँ पर भी दिया गया कि अंग्रेजों ने इसे एज ए बफर स्टेट काम में लिया। देखिए एक बफर स्टेट होने से अंग्रेजों को ये फ़ायदा था, स्पेशली आप समझें ऐसे, तो जो मराठा लोग थे उनसे वो उनका दुश्मन राज्य था उस समय, और अवध जो है इसे उन्होंने बीच में दे रखा था। ब्रिटिश इंडिया और मराठा इन दोनों के बीच में था अवध। तो अवध को सबसे पहले नुकसान होना था, ब्रिटिशों को बाद में। तो इस तरह से प्रोटेक्शन के लिए बफर स्टेट के रूप में से ब्रिटिश लोगों ने काम में लिया।
तो देखिए जब ट्रीटी ऑफ 1801 यानी कि जब 26 जुलाई 1801 में जो ट्रीटी होती है कार्नेटिक वॉर के समय, जो हमने पिछली बार पढ़ा था, फॉर्म्ड एन अरेंजमेंट दैट वाज वेरी बेनिफिशियल टू कंपनी। तो इस अरेंजमेंट से, इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स प्राप्त हुए। दे वर एबल टू यूज अवध एज अ वास्ट ट्रेजरीज रिपीटेडली डिगिंग इनटू देम। तो देखिए अवध की जो ट्रेजरी थी उनको यूज करने का अधिकार इस ट्रीटी से उन्हें मिल गया था, जो 1801 में ट्रीटी हुई थी। मैंने बताया आपको 26 जुलाई 1801 में हुई थी। तो देखिए इस तरह से जो उनको अपनी ट्रेजरी इस्तेमाल करने का मौका मिला, अवध की ट्रेजरी को वो अंग्रेज इस्तेमाल कर रहे थे फॉर लोन, और लोन भी कैसा, रिड्यूस रेट पर उन्हें लोन मिल रहा था। इन एडिशन द रेवेन्यूज फ्रॉम रनिंग अवध आर्म्ड फोर्सेस ब्रॉट देम यूजफुल रेवेन्यूज वाइल इट एक्टेड एज अ बफर स्टेट। तो मैंने आपको पहले बता ही दिया बफर स्टेट के बारे में। और यूजफुल रेवेन्यू आप इसको समझें कि जो अवध की आर्म्ड फोर्सेस थी उससे भी वो टैक्स कलेक्शन किया करते थे। इस तरह से वो एक तरह से सोर्स ऑफ अर्निंग था ब्रिटिश लोगों के लिए। द नवाब वर सेरेमोनियल किंग्स। देखिए नवाब जो थे सेरेमोनियल किंग्स थे, बिजी विद द पॉम्प एंड शो। जो अवध के नवाब थे वो पॉम्प एंड शो में लगे रहते थे, हमेशा एंगेज रहते थे, यानी दिखावे में। पॉम्प एंड शो का मतलब दिखावा, प्रदर्शन में। बट विद लिटिल इन्फ्लुएंस ओवर मैटर्स ऑफ द स्टेट। लेकिन उनका प्रभाव नहीं था मैटर ऑफ स्टेट्स पर, यानी स्टेट में जो जरूरी घटनाएं होती थी उन पर उनका कोई प्रभाव या ध्यान नहीं था। बाय द मिड 19th century, however, the British had grown impatient with the arrangement and wanted direct control। देखिए तो मिड 19th century से पहले की बात करें तो ब्रिटिश ने एक अरेंजमेंट बनाया के रखा हुआ था कि वो एक तरह से बफर स्टेट के रूप में उसे काम में ले रहे थे, इनडायरेक्ट रूप से शासन कर रहे थे। लेकिन बाद में अंग्रेज लोग इससे परेशान हो गए और उन्होंने इस पर डायरेक्ट कंट्रोल करने के लिए सोचा। तो दे स्टार्टेड लुकिंग अबाउट फॉर एन एक्सक्यूज, वो एक बहाना देखने लगे। विद द डिकेडेंट नवाब्स रेडिली प्रोवाइडेड। तो देखिए डिकेडेंट का मतलब है यहाँ पर पतनशील, यानी कि जो जिनकी स्थिति बहुत खराब हो रही थी, ऐसे जो नवाब थे वो रेडिली प्रोवाइडेड, उन्होंने बड़ी ही आसानी से ये सब चीज़ें प्रोवाइड भी कर दी ब्रिटिश लोगों को, यानी उन्हें मौका दे दिया। ऑन 1 मई 1816 ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट वाज साइन। देखिए प्रोटेक्टोरेट का मतलब है यहाँ पर संरक्षण संधि, यानी कि संरक्षण संधि ब्रिटिश लोगों के साथ में अवध के राजा ने की। इन 1856 द ईस्ट इंडिया कंपनी एनेक्स्ड द स्टेट अंडर द डायरेक्ट डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। बाद में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसके द्वारा इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध पर कब्जा कर लिया। विच वाज प्लेस्ड अंडर ए चीफ कमिश्नर, एक चीफ कमिश्नर के थ्रू इस संधि को, इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स रूल्स को लागू किया गया। वाजिद अली शाह द देन नवाब वाज इम्प्रिजन। उस समय जो नवाब थे वाजिद अली शाह, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लागू करने के बाद वाजिद अली शाह को कैद कर लिया गया। एंड देन एक्साइल्ड बाय द कंपनी टू कलकत्ता, और उनके कलकत्ता उन्हें कारावास में भेज दिया गया। इन द सब्सिक्वेंट रिवॉल्ट ऑफ 1857, और उसके बाद में आगामी जो रिवॉल्ट था 1857 में, तो उसके 14 ईयर्स ओल्ड बिरजिस कद्र जो सन था, किसका, वाजिद अली शाह का बेटा था बिरजिस कद्र, तो इसको राजा बनाया गया था। लेकिन उसको सर हेनरी लॉरेंस ने किल्ड, यानी मार दिया हॉस्टिलिटीज, यानी दुश्मनी में। जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ, ड्यूरिंग द रिवॉल्ट उसे मार डाला गया। इस तरह से पूरी तरह से अवध पर भी कब्जा हुआ ब्रिटिश लोगों का।